हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 6 जनवरी को केवल 2 ही आर्टिकल ऐसे हैं जो डिस्कशन करने लायक हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ड्रग वॉर, जो कि एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस के ऊपर आया हुआ है। एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, प्रीलिम्स का 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे इस आर्टिकल को। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेंस के पर्सपेक्टिव से और प्री के पर्सपेक्टिव से भी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ऑन द अपसाइड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और जीडीपी के एडवांस एस्टिमेट के बारे में ये आर्टिकल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट से। दोनों आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ड्रग वॉर। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और मेंस के पर्सपेक्टिव से GS2 GS3 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आर्टिकल है वो एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस के ऊपर आया है, AMR के ऊपर आर्टिकल है। AMR बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि 2019 में क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया था, लेकिन आजकल जितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यूपीएससी में उस हिसाब से देखें तो AMR 2024 के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली इस आर्टिकल में हम लोग AMR के बारे में बात करेंगे, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस होता क्या है और इसके ये रेजिस्टेंस होता क्यों है, इसके रीज़न क्या हैं, कॉजेस के बारे में बात करेंगे। 2019 का जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स का वो सॉल्व करेंगे और इसके अलावा एक मेंस का क्वेश्चन भी प्रिपेयर करेंगे। क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे? AMR थ्रेटन्स पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, एग्जामाइन AMR कॉजेस, गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड सजेस्ट एक्शन टू कॉम्बेट इट। 2024 मेंस में ये क्वेश्चन आपको दिख सकता है, क्योंकि मेंस में ये क्वेश्चन आया नहीं है, पेंडिंग है ये इशू। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है आपके 2024 के लिए। ये क्वेश्चन एड्रेस करेंगे हम लोग। उसमें हम बात करेंगे कि AMR होता क्या है, क्या क्या कॉजेज़ हैं, सरकार क्या कर रही है और क्या इनोवेटिव सॉल्यूशन आप सजेस्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस आर्टिकल के थ्रू हम लोग एड्रेस करेंगे। आर्टिकल शुरू करते हैं उससे पहले थोड़ा बहुत AMR के बारे में जान लेते हैं। AMR एक्चुअल में होता क्या है, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस होता क्या है। शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एटसेट्रा अगेंस्ट एंटी माइक्रोबायल ड्रग दैट आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन। क्या बोल रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या क्या हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फो भी हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो अपने गट में होते हैं और हेल्प करते हैं, ठीक है, अपने फेवर में काम करते हैं। और ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनसे आपको इन्फेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल टीबी वाला जो इन्फेक्शन है वो बेसिकली एक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगी, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये आपके फ्रेंड और फो दोनों हो सकते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं किसके अगेंस्ट में? एंटी माइक्रोबायल ड्रग। अगर एंटी वायरल ड्रग है, एंटीबायोटिक ड्रग है, इसके अगेंस्ट में ये ड्रग इनको मारने के लिए बनाए गए हैं। अगर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं इन ड्रग्स के अगेंस्ट में, तो इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन आपको ट्रीट करने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती थी, ये दवाई काम करना बंद कर देगी। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल एक्स को टीबी हो गया है। नॉर्मली अगर टीबी हो जाए तो आपको क्या है, एक एंटीबायोटिक दे दो, ठीक है, और आपका टीबी जो है धीरे धीरे ठीक हो जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। इसलिए जो है इसे एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है, आसानी से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको MDR टीबी हो जाए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग हैं वो इसमें काम नहीं करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग काम नहीं करता, सेकंड लाइन नहीं करता, थर्ड लाइन नहीं कर रहा है, फोर्थ लाइन नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई भी ड्रग काम नहीं करता है, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाता है आपको, जब कोई भी ड्रग काम नहीं करता है, तो आपकी जो है जो इन्फेक्शन है जिसे मारने के लिए ये दवाइयाँ यूज़ की जा रही थी वो इन्फेक्शन जो है जाएगा नहीं,
और एक्स की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो बेसिकली टीबी जो कि नॉर्मल बीमारी थी, लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण ये बीमारी बहुत खतरनाक बन गई और इसके कारण बहुत लोगों की जान जाने लगी है। तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है, AMR थ्रेटन्स पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, इसको हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई कर दिया है। आप डेटा भी दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉजेज़ की। सबसे पहला कॉज क्या है, अननेसेसरी एंटीबायोटिक कंजम्पशन इन ह्यूमन। ठीक है, हर छोटी बात के लिए दवाई ले लेना, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक जो है हम खा रहे हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के खा रहे हैं, बिना पूछे खा रहे हैं, गूगल डॉक्टर से पूछ के खा रहे हैं। तो अननेसेसरली एंटीबायोटिक कंजम्पशन अगर होगा तो चांसेस होंगे कि आपके अंदर जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर ले, आपके अंदर जो फंगाई है, जो वायरस है, जो पैरासाइट है, वो क्या कर ले, रेजिस्टेंस डेवलप कर ले। दूसरा क्या है, सेल्फ मेडिकेशन। ऑब्वियसली ये सब सोशल फैक्टर्स है। ठीक, अपने यहाँ सेल्फ मेडिकेशन बहुत चलता है, गूगल से पूछ लो, गूगल डॉक्टर से, वो दे देता है दवाइयाँ। उसके बाद एक्सेस टू एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ये भी बहुत आसानी से मिल जाती है ना। कोई भी मेडिकल वाले के पास जाओ, भैया सर दर्द हो रहा है, वो दे देता है कोई भी एंटीबायोटिक उठा के। भैया बुखार आ रहा है, वो एंटीबायोटिक। भैया सर्दी हो गई, उसमें भी एंटीबायोटिक, जबकि सर्दी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो सकती, उसमें भी एंटीबायोटिक। तो कुछ भी होता है, आप फार्मेसी वाले के पास चले जाओ, वो एक्सपर्ट है ही और वो दे देता है दवाइयाँ। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस आसान है इंडिया में, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और लैक ऑफ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा अननेसेसरली एंटीबायोटिक कंजम्पशन कर रहे हैं ह्यूमन में, स्पेशली इंडिया में। कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मास बाथिंग इन रिवर, है ना, तो इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जाने की संभावना है ना, फैलने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट क्या बात करेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फोर्थ पॉइंट, एंटीबायोटिक कंजम्पशन इन फूड एनिमल्स। ठीक है, क्या होता है, मान लीजिए काऊ है, उसमें ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ प्रमोशन करने के लिए उसे एंटीबायोटिक की गोलियां दी जाती है। ठीक है, जो प्रोडक्शन है मिल्क का, उसको बढ़ाने के लिए कई बार जो है हम लोग एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, वो दूध जब निकलता है तो उसी दूध को ह्यूमंस पीते हैं, उसमें जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है कि बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाते हैं, और वही बैक्टीरिया आप फिर जब, है ना, दूध पीते हैं तो आपके अंदर भी आ जाते हैं, तो उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉल्यूशन। ठीक है, मान लीजिए एक इंडस्ट्री है जो एंटीबायोटिक बनाती है, उससे जो वेस्ट वाटर निकलेगा वो क्या करता है, लेक और रिवर को कंटेमिनेट करता है, और फिर वहीं से बिना ट्रीटमेंट के पानी जो है यूज़ किया जा रहा है, उसी में नहाया जा रहा है, तो उससे भी क्या चांसेस हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्या है, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस इन हेल्थ केयर। अगर हम बात करें इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस की हेल्थ केयर के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा पुअर है। अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो केवल 31% डॉक्टर नर्सेस हैं जो अपने हाथों को वॉश करती हैं आफ्टर कम इन कांटेक्ट विद द पेशेंट। कितने परसेंट है, केवल 31, ऑलमोस्ट 3 में 1 डॉक्टर और 1 नर्स जो है अपने हाथों को धोती हैं। तो यहाँ से भी जो क्लीनलीनेस नहीं है हेल्थ केयर सिस्टम में, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस के डेवलप होने का और फैलने का। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉजेस हो जाएंगे। अब हम लोग आर्टिकल समझते हैं, उसमें जो एक रिपोर्ट दी हुई है उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो रिपोर्ट। The first multicentric point prevalence survey of antibiotic use at 20 NAC net sites India 2021, ये सर्वे का नाम है, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री, हैज़ थ्रोन अप स्टार्टलिंग स्टैटिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं जो बेसिकली इस सर्वे में पाए गए हैं। Over 70% of patients in tertiary care hospital across 15 states and 2 union territories were prescribed antibiotics. Over 50% of the antibiotics prescribed have the potential to cause AMR. लगभग 70% ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि टर्शरी हॉस्पिटल में क्या हैं, एडमिट हैं, और टोटल ऐसे 15 स्टेट प्लस 2 यूनियन टेरिटरी के हॉस्पिटल्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में जहाँ सर्वे किया गया था, वहाँ पर टर्शरी हॉस्पिटल्स में, है ना, जो आपके स्पेशल हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें लगभग 70% जो एडमिट होते हैं पेशेंट्स, उनको क्या प्रिस्क्राइब किया जाता है, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है।
ठीक है। उसमें अगर हम देखें जो प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक है उसमें लगभग 50% ऐसे एंटीबायोटिक होती हैं जो बेसिकली कॉज कर सकती हैं एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज, ठीक है, जो जिसमें ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है कि अगर इसे लेंगे तो एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। ये क्रूशियल पॉइंट है फर्स्ट सर्वे का। नेक्स्ट जो क्रूशियल पॉइंट है वो है 55% of the patient survey was prescribed antibiotic as a preventive measure। इसी में देखा गया है कि 55% जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, जिनको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है उन्हें प्रिवेंटिव पर्पस के लिए दी जाती है, मतलब उनको ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक की, उसके बावजूद भी दे दी जाती है कि हाँ ठीक है, हो सकता है अगर आगे प्रॉब्लम हो या बुखार आए तो, या फिर ये सर्दी खांसी होती है या कुछ भी वॉटेवर, है ना, जो भी रीज़न है एंटी माइक्रोबायल ड्रग उन्हें प्रिवेंटिव वे में दे दिया जाता है ताकि उन्हें ये चीज़ें ना हो। Only 45% were prescribed antibiotics to treat actual infections। लगभग 45% हैं जो कि जिन्हें एक्चुअल इन्फेक्शन होता है उनको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जाती है। ऑफ दिस ओनली 6% वॉज प्रिस्क्राइब द ड्रग आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक बैक्टीरिया। और 45% जिनको ज़रूरत है ना, जिनको एक्चुअल में इन्फेक्शन है, उसमें केवल 6% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक बैक्टीरिया को जानने के बाद जो है दवाई दी जाती है। कल्चर रिपोर्ट आपने सुना होगा ना, बहुत कम लोगों की होती है। कल्चर में देखा जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया है और कौन सी दवाइयाँ इन्हें देनी चाहिए, कौन सी दवाई इन्हें नहीं देना चाहिए। तो केवल 6% ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें ये प्रॉपर कल्चर टेस्ट करवाने के बाद, स्पेसिफाई करने के बाद कि भाई इन्हें स्पेसिफिक बैक्टीरिया है और इन्हें ये वाली दवाई ही दी जानी चाहिए, केवल 6% ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें ये दवाइयाँ दी जाती है। और ये जो नंबर्स हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये जो है क्या दिखा रहा है, लापरवाही दिखा रहा है डॉक्टर्स के तरफ से भी, है ना, सिर्फ पेशेंट्स की गलती नहीं है, डॉक्टर्स की भी है। कहीं ना कहीं इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया जा रहा है हॉस्पिटल के द्वारा और डॉक्टर्स के द्वारा और नर्सेस के द्वारा। तो ये चीज़ों को कम करने की ज़रूरत है। कुछ डेटा की बात कर लेते हैं। द WHO एस्टिमेट दैट बैक्टीरियल AMR वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.27 मिलियन ग्लोबल डेथ इन 2019 एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 4.9 मिलियन डेथ। ठीक है, तो अगर हम देखें तो WHO के हिसाब से बैक्टीरियल AMR जो है लगभग 1.27 मिलियन ग्लोबल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली देखें तो 4.9 मिलियन डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज़ 50 लाख, है ना। 4.9 मतलब लगभग 50 लाख डेथ ऐसी हो रही है जिसमें इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है, और डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 1.27 12 लाख के आसपास जो डेथ हो रही है एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस के कारण हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपना आंसर भी जस्टिफाई करने के लिए कि क्यों पब्लिक हेल्थ थ्रेट बन चुका है AMR। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इनिशिएटिव जो है नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR कंटेनमेंट, इट वाज लॉन्च्ड अंडर द UPA2 इन 2012। ठीक है, तो नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR कंटेनमेंट 2012 में शुरू किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या था, टू स्ट्रेंथन सर्वेलेंस नेटवर्क, जो सर्वेलेंस है नेटवर्क उसे स्ट्रेंथन करना था ताकि जो है किन किन को एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस है वो प्रॉपरली क्या हो सके, डायग्नोस हो सके, सर्वेलेंस उनका हो सके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा शुरू किया गया था NDA 1 के द्वारा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR। ठीक है, 2017 में जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ठीक है, वन हेल्थ अप्रोच के बारे में हम सब जानते हैं। रेड लाइन कैंपेन के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हो, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के द्वारा इसे शुरू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है। हेल्थ रेड लाइन कैंपेन में क्या किया गया था, ऐसी दवाइयाँ जिसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खाना है उसमें एक रेड लाइन मार्क कर दी गई थी, है ना। और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कैंपेन चालू किया गया था, रेड लाइन कैंपेन, जिसमें लोगों को बताया गया था कि जिसमें भी अगर लाल कलर की लाइन लगी हुई है इस दवाइयों को आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खा सकते। ठीक है, ये रेड लाइन कैंपेन था। नेक्स्ट क्या है, बैन ऑन FDCs,
जो फिक्स डोज ड्रग है, हमने इसकी अभी रिसेंटली बात किए थे, है ना। ऐसे कई सारे फिक्स डोज ड्रग हैं जिसका इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, जो कि एंटीबायोटिक ड्रग्स को इंक्लूड करके दिए जा रहे हैं, है ना। तो ये एफडीसीज जो हैं उसको बैन किया है सरकार ने। इसके अलावा सरकार ने रिसेंटली साइनिंग द दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एएमआर, ठीक है, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस पे जो है बेसिकली साइन किया है। और इसका जनरली क्या होता है, सारे स्टेक होल्डर मिलके एएमआर को कॉम्बैट करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। यही बेसिकली दिल्ली डिक्लेरेशन का ऑब्जेक्टिव था, ठीक। ये आपको लिखना है, याद रखना है। और लास्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो है एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम। किसके द्वारा शुरू किया गया है, आईसीएमआर के द्वारा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें इसका मेन एम क्या है, टू कंट्रोल मिसयूज़ एंड ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक इन हॉस्पिटल वार्ड्स। जो हॉस्पिटल वार्ड्स अभी जो सर्वे किया गया है ना, उसी में आप जो है लिख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल वार्ड्स हैं वहाँ पर जो ओवर यूज़ किया जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बेसिकली ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है आईसीएमआर के द्वारा। तो ये सरकार के इनिशिएटिव हो जाएंगे। अब और वेज की बात कर लेते हैं, क्या किया जा सकता है। ऑब्वियसली कॉपरेशन इन ग्लोबल लेवल, है ना। इशू ग्लोबल है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी ग्लोबल ही होना चाहिए, ठीक है। तो पूरे दुनिया जो है इस परेशानी को झेल रही है, तो इसमें पूरी गवर्नमेंट को मिल करके कॉपरेट करने की ज़रूरत है। रिसर्च फील्ड में नए ड्रग्स डेवलप करने की ज़रूरत है जिसका अभी तक के, है ना, रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुआ है ना। तो ये चीज़ें करने की काफ़ी ज़रूरत है। इसके अलावा पेटेंट वेवर करने की भी ज़रूरत है। पेटेंट वेव हो जाएंगे तो ईज़िली, है ना, एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं वो ड्रग्स की जिसका रेजिस्टेंस अभी डेवलप नहीं हो रहा है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। तो ये ग्लोबल लेवल पर किया जा सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ मिलकर कर रही है एएमआर के फील्ड में। नेक्स्ट बात करें तो अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, लोगों के लिए भी, नर्सेस के लिए भी, डॉक्टर के लिए भी, एंड फार्मास्यूटिकल जो दुकानों में काम कर रहे हैं उनके लिए भी, है ना, जो बेच रहे हैं शॉपकीपर उनके लिए भी। तो अलग अलग लेवल पर अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें रोल ऑफ सिविल सोसाइटी काफ़ी बड़ा हो सकता है और इंडिविजुअल लेवल पर भी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशन, है ना। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं, जो वेस्ट वाटर वाला इशू है, उसमें गवर्नमेंट के रेगुलेशन काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, है ना, पीएचसीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी हॉस्पिटल, उसमें हम कायाकल्प इनिशिएटिव यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कायाकल्प इनिशिएटिव क्या है, टू मेंटेन द क्लीनलीनेस इन पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक। तो अगर ये क्लीनलीनेस मेंटेन होगी तो एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे। और लास्ट क्या होगा, फोकस शुड बी ऑन सर्वेलेंस, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वेलेंस किया जाए, डायग्नोसिस किया जाए, ताकि जो है क्या कर सके, हम एएमआर को डील कर सके। ये हमारा क्या हो जाएगा, वे फॉरवर्ड हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया। ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है। अब प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आया था उसे करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबायल पैथोजन इन इंडिया, ठीक है। तो ये एएमआर के ऊपर है। पहला क्या है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, ठीक है। एएमआर हैज़ नथिंग टू डू विथ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब जीन्स से, पहले से ऐसे कोई जीन्स नहीं है कि आपके अंदर ज़माने से चला आ रहा है। ये ऐसी कोई डिसीज़ नहीं है, है ना, ऐसे कि एक जनरेशन को हुई फिर अगली जनरेशन को हुई है क्योंकि जेनेटिकली, है ना, आपके फैमिली में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एएमआर का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया तो 1 और 3 गलत। अब आंसर 2 3 होगा, 2 3 4 होगा। 2 और 3 तो सही है। अब सीधे 4 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं 2 और 3 भी, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि सर ऐसे क्यों बता रहे हो। टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक टू क्योर डिसीज़, ठीक है यार, अभी बात की इतना ज़्यादा। यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइवस्टॉक फार्मिंग, ये भी बात कर लिए। 2 3 दोनों सही है। मल्टीपल क्रोनिक डिसीजेस इन सम पीपल, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, दिमाग लगाओगे। दिमाग सिर्फ उतना ही लगाना है जितना ज़रूरी है यूपीएससी के पेपर में, ठीक है। ज़्यादा लगाओगे तो भी गलत होगा, कम लगाओगे तो भी गलत होगा। ओवर थिंकिंग करे और आंसर गलत। क्या दिमाग लगाएंगे यार, अगर क्रोनिक डिसीज़ होती है, बहुत सारी क्रोनिक डिसीज़ हो जाती है तो बहुत सारी एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयाँ खाएगा तो डेवलप हो जाएगा रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप दवाई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से खा रहे हैं, कितनी भी बीमारी हो जाए, है ना, लेकिन आप
एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से या डॉक्टर ने जितना कहा है उतना खा रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक गोली खाई फिर छोड़ दिया, या 3 दिन का डोज दिया था, 1 दिन का डोज लेके ठीक हो गया फिर छोड़ दिया। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको माइक्रोबायल रेजिस्टेंस नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बीमार पड़ जाएं तो बोले एंटीबायोटिक खाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको खाना है लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से खाना है। अगर आपको मल्टीपल क्रोनिक डिसीजेस हो जाती है तो हो सकता है आपको लगातार दवाइयाँ खाना पड़े, पर उसका एएमआर से कोई लेना देना नहीं है। और अब हम यहाँ ओवर थिंकिंग करेंगे कि अरे यार बहुत सारी दवाई खानी है, तो हो सकता है इसको क्या हो जाए, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए और हम इसको मार देंगे सही, पर ये क्या है, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। इसको क्वेश्चंस को याद रखना है आपको, है ना। ये रिपीट हो रहे हैं आजकल, थीम छोड़िए, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। और ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय प्रीलिम्स में ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल। हमारा लास्ट आर्टिकल है ऑन द अपसाइड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ट्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, स्टेट PCS में भी कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली NSO के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर आती है, जो कि नोडल एजेंसी है सारे एस्टिमेट्स करने के लिए रिलेटेड टू GDPs, इनके द्वारा एडवांस एस्टिमेट का डेटा आया है और उसके हिसाब से 2023-24 की जो ग्रोथ है वो कितनी रहने वाली है, 7.3%। अगर ये ग्रोथ नंबर देखें 7.3%, तो ये काफ़ी बढ़िया ग्रोथ नंबर है, मोर देन एक्सपेक्टेड है। अगर आप RBI की बात करें तो RBI ने पहले 6.5% के आसपास एस्टिमेशन दिया था। दिसंबर में उन्होंने अपनी एस्टिमेशन को रिवाइज़ किया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, और रिवाइज़ करके भी कितना रखा था, 7%। उससे ज़्यादा ग्रोथ नंबर यहाँ पर एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से दिखाए जा रहे हैं। एडवांस एस्टिमेट का मतलब क्या है, 7 से 8 महीने का जो डेटा है उसको यूज़ करके 12 महीने के, है ना, अपन एस्टिमेट निकाल रहे हैं, क्या ना। 7-8 महीने का अपने पास डेटा है, अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से बचे हुए जो 3-4 महीने का डेटा है वो हमने अप्रॉक्सीमेट ले लिया कि हाँ हाँ इतना इतना तो आएगा, इतना इतना होगा, ठीक। तो ये एडवांस एस्टिमेट है। इसका मतलब ये है कि जो रियल एस्टिमेट्स आएंगे, जो रियल डेटा आएगा, तो हो सकता है उससे 1-2% कम हो, या फिर 1-8% नहीं, 0.1 और 0.2% कम हो, या 0.1-0.2% ज़्यादा हो, है ना। तो 7% के आसपास तो 100% ये GDP रहने वाली है एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। तो बेसिकली जो GDP है वो काफ़ी बेहतर रही है ना। अब इसमें हम सेक्टर वाइज देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्लो डाउन होने के चांसेस थे, ऑब्वियसली एल नीनो ईयर है, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ 1.8% के आसपास रहेगी। पिछले साल 4% थी, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर ग्रोथ कम होगी इस साल, एल नीनो का ईयर था। लेकिन अगर 1.8% देखें तो वो भी बहुत अच्छी है। जब एल नीनो लास्ट टाइम आया था, ठीक है, तो उस समय 0.1% एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी, 0.1, 0.2, ऐसे कुछ 1-2 साल थे मोदी गवर्नमेंट के समय में ही, जब ड्रॉट बहुत पड़ा था, सूखा बहुत पड़ा था, और उस साल जो ग्रोथ थी ऑलमोस्ट 0% के बराबर थी। तो 1.8% ग्रोथ रेट भी एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो 7.3% ग्रोथ एस्टिमेट आ रहे हैं वो कौन ड्रिवन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 7.9% दिस ईयर, और लास्ट ईयर कितना था, 4.4%। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बेस इफेक्ट के कारण भी ये जो नंबर है ये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो हेल्दी प्रॉफिट शो कर रही है। इस स्टील और जो सीमेंट का प्रोडक्शन है वो काफ़ी बेहतर बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, कंपनियां प्रॉफिट शो कर रही है। लेकिन जो इशू है वो क्या है, वह है सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर लास्ट ईयर 9.5% से ग्रो कर रहा था और इस ईयर 7.7% से ग्रो कर रहा है। तो सर्विस सेक्टर थोड़ा सा स्लो हुआ है। तो ड्रिवन किसके थ्रू हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू इस साल की ग्रोथ, जो कि बहुत रेयर होता है। इंडिया में जनरली जो ग्रोथ होती है वो सर्विस सेक्टर ड्रिवन होती है। बहुत रेयर देखने को मिलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है सरपास कर गया है सर्विस सेक्टर को, ठीक। लेटेस्ट डेटा में कुछ कंसर्न्स भी दिखाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल वीकनेस इन कंजम्पशन जो है कंटिन्यू रहने वाली है,
ऑब्वियसली कंजम्पशन में जो वीकनेस है वो अभी भी चल रही है, स्पेशली जो रूरल कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है एग्रीकल्चर इनकम उतनी बढ़ नहीं रही है, इस बार एग्रेरियन क्राइसिस भी है, एल नीनो भी आ रखा है, तो जो रूरल डिमांड है वो उतनी ज़्यादा है नहीं। रूरल डिमांड ज़्यादा नहीं होगी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी नुकसान होगा, जो प्रोडक्शन है। तो इसके कारण जो जीडीपी है हो सकता है जितनी एडवांस एस्टिमेट में दिखाई जा रही है उससे भी कम हो जब रियल डेटा आए तो। ठीक है, तो जो वीकनेस है रूरल डिमांड में वो भी कंटिन्यू रहने वाली है, ऐसा लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो 4.4% से ग्रो हो रहा है, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है वो हेल्दी है और 10.3% से ग्रो हो रही है। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और कैपेक्स जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि वो कि इलेक्शन वाला साल है ना, तो कैपेक्स जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कम होगा और वेलफेयर और सब्सिडीज़ पे सरकार ज़्यादा खर्चा करेगी। और वो आपको दिख भी रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस सरकार ने कम करना शुरू कर दिए हैं, ऑलरेडी एलपीजी के प्राइसेस कम हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे क्या हो गए, एडवांस एस्टिमेट्स हो गए। अभी रियल एस्टिमेट आए नहीं हैं, रियल एस्टिमेट आएंगे तब और पिक्चर क्लियर होगी इकॉनमी की। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।